पाकिस्तान को अब मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान को अब आतंकी हमलों का जवाब देने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान लगातार यह साबित कर रहा है कि वो बात करने लायक नहीं, क्योंकि एक तरफ वो बातचीत का ढोंग करता है, दूसरी तरफ आतंकी हमले। यह तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पंपोर की उस इमारत की है जिसे आतंकियों ने अपने छिपने के लिए इस्तेमाल किया। इस इमारत में ऊंचाई पर बैठकर आतंकी फायरिंग करते रहे और इसका नुकसान उठाया हमारी सेना ने, हमारे सुरक्षा बलों ने। आतंकियों से मुठभेड़ में अब तक सेना की प्रतिष्ठित पैरा फोर्स के 2 कैप्टन और 1 लांस नायक शहीद हो चुके हैं। लेकिन फायरिंग की इस गूंज पर एक मां की सिसकियां भारी पड़ रही हैं। और देख सकते हैं कि उनकी मां यहाँ पे मौजूद है और इस तरीके से यहाँ पे पूरा माहौल जो है। शहीद के सम्मान में उठी ये आवाजें जेएनयू विवाद में उठी आवाजों से बहुत ऊंची हैं। शहीद के अंतिम संस्कार के वक्त उसकी चिता से उठी ये लपटें हरियाणा में जाट आरक्षण के नाम पर हो रही आगजनी से बहुत ऊंची हैं। ये पाकिस्तान के उन खतरनाक मंसूबों को भी भारत के सपूतों का जवाब है जो अपने देश के लिए जान न्योछावर करने में 1 सेकंड भी नहीं लगाते। देखिए, ये कुर्बानी मांगे पाकिस्तान की बर्बादी। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। खबरों में खास में आज बात पंपोर एनकाउंटर में शहीद हुए देश के वीर सपूतों की। 48 घंटे से ज्यादा चली मुठभेड़ में सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया। इस ऑपरेशन में देश के 5 जांबाज भी शहीद हुए और 1 नागरिक की भी मौत हुई। मुठभेड़ में शहीद हुए वीर सैनिकों का अपने अपने शहरों में पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये शहीद अपने पीछे देश के सामने कई सवाल छोड़ गए। देश सिर्फ बर्बादी के नारों, आरक्षण की मांग में ही नहीं है। चिता की इन लपटों में जो छिपा है, जो हमें छोड़कर चला गया है, वो महज 23 साल का नौजवान था, कैप्टन पवन, सेना की सबसे ताकतवर कमांडो फोर्स का जाबाज, अपने माता पिता की इकलौती संतान। देश की सेवा करते हुए बेटे के शहीद होने की खबर मिलने के बाद इन्होंने अपने आंसुओं को रोक रखा था, लेकिन कब तक खुद को संभालते। आखिरी विदाई देते वक्त सब्र का बांध टूट गया। आरक्षण की आग में जल रहे हरियाणा में देश के सपूत का पार्थिव शरीर सोमवार दोपहर को जींद में अपने घर पहुंचा था, जिंदाबाद के नारों के बीच, पूरे सैनिक सम्मान के बीच। कैप्टन पवन के पिता का धैर्य थोड़ी देर के लिए यहां भी डिगा। बेटे को खो देने का गम, वो एहसास, वो भारीपन इस वक्त हर तरफ फैला हुआ था। हजारों लोग अपने इस लाडले को आखिरी सलाम करने के लिए पहुंचे थे। सभी शहीद कैप्टन पवन के साथ ही उनके माता पिता के हौसले को भी सलाम कर रहे थे। बेटे के जाने की खबर मिलने के बाद जिस तरह की हिम्मत पवन के माता पिता ने दिखाई, वो कम ही दिखा पाते हैं। गर्व पूरी गर्व है मेरे। अब मेरा बेटा शहीद हुआ है, अकेलौता बच्चा था मेरा। हाँ, एक ही था। अब देश की सेवा करेगा, लेकिन उसने पूरा काम किया अपना। मैं इस पर गर्व है। वो देश के लिए कुर्बान हुआ, ये कम से कम देश के नाम पे तो शहीद हुआ है। मैं तो यही मैसेज दूंगी भाई, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, 5 हो, माँ को तो सभी एक जैसे हैं। कैप्टन पवन का जन्म 15 जनवरी 1993 को सेना दिवस के दिन हुआ था। पिता शिक्षक हैं, मां घर संभालती हैं। बचपन से ही पवन का मन सेना में जाने का था, देश की सेवा करने का था। सिर्फ 3 साल पहले ही कैप्टन पवन एनडीए से कमीशन लेने के बाद 7 डोगरा रेजिमेंट में शामिल हुए थे। पिछले साल मार्च में सेना की पैरा कमांडो फोर्स के लिए क्वालिफाई करने के बाद पवन ने सिर्फ 7 महीने पहले ही उसे ज्वाइन किया था। देश सेवा के जुनून के साथ ही पवन की पकड़ देश से जुड़े अहम मुद्दों पर भी थी।
उनका आखिरी फेसबुक पोस्ट इसका गवाह है। पवन ने लिखा था, किसी को रिजर्वेशन चाहिए तो किसी को आजादी, भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, बस चाहिए अपनी रजाई। यानी एक ही पोस्ट में पवन ने जाट आरक्षण और जेएनयू विवाद पर टिप्पणी कर दी। पवन भी जाट थे और डिग्री उन्हें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मिली हुई थी। इस पोस्ट के कुछ ही घंटों बाद उन्हें पंपोर में आतंकियों से मुकाबला करने के लिए उतरना पड़ा। पवन की जिंदा दिली को उनके दोस्त भी बहुत याद कर रहे हैं। जाटों पर चुटकुले सुनाना पवन को बहुत अच्छा लगता था। कोई उसे रैम्बो के तौर पर याद कर रहा है तो कोई फिल्मी हीरो के तौर पर। उसे जाटों के बारे में जोक सुनाना बड़ा अच्छा लगता था। वो खुद भी जाट था एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग। तो हम जूस बार हमेशा साथ जाते थे। जब सब थक चुके हैं तब भी पवन चल रहा है। ही इज अ रैम्बो, ही इज अ हल्क एंड ही विल ऑलवेज बी अलाइव इन आवर हार्ट। कैप्टन पवन की तरह ही जम्मू के कैप्टन तुषार महाजन भी पंपोर में आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हुए हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से निकलने के बाद कैप्टन तुषार ने भी सेना की पैरा कमांडो फोर्स में अपनी जगह बनाई थी। सोमवार को जब उनका पार्थिव शरीर अपने शहर पहुंचा तो सबकी आंखें नम थी। तिरंगे में लिपटे अपने बेटे को पिता ने बहुत हिम्मत के साथ विदाई की। लेकिन जब तुषार की मां बेटे के पास आई तो वक्त जैसे थम गया। बेटे के पार्थिव शरीर के सामने वो पहले चुपचाप खड़ी रही और फिर जब सब्र का बांध टूटा तो बेटे से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। कुछ दर्द शब्दों से परे होते हैं, कुछ भावनाएं शब्दों से परे होती हैं। कैप्टन तुषार के पिता हिम्मत बांधे हुए हैं। बेटे के जाने के बाद खुद को भी संभालना है और पत्नी को भी संभालना है। बेटे की शहादत का फख्र उनके भीतर की तकलीफों से कहीं ज्यादा बड़ा बना है। हमारे लिए बच्चा जो था वो शुरू से ही उसमें देश प्रेम कूट कूट के भरा हुआ था। वो कहता है कि लहू वही है जो कुछ करके दिखाए। मातम पंपोर एनकाउंटर में शहीद हुए सेना की पैरा कमांडो टीम के तीसरे सदस्य के घर में भी है। लांस नायक ओम प्रकाश शिमला के रहने वाले थे। रविवार रात को जब उनके शहीद होने की खबर पहुंची तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लांस नायक ओम प्रकाश के परिवार को गर्व है कि बेटे ने आतंकियों से मुकाबला करते हुए देश के लिए जान दे दी और उस कुर्बानी में उन्होंने अपने प्राण निछावर किए हैं। दुनिया जाने, भगवान जाने, हमारा कोई इसमें कोई गिला शिकवा नहीं। हम नहीं भी बहाएंगे, आंसू नहीं बहाएंगे। आतंक से हमारा देश वर्षों से जूझता रहा है, लेकिन सवाल ये कि आतंकियों के सामने अपने वीर जवानों की कुर्बानी को कब तक नजरअंदाज किया जाएगा? कब तक बर्दाश्त किया जाएगा कि पाकिस्तान की शह पर पलने पोसने वाले आतंकी हमारी ही जमीन पर आकर हमारे नौजवानों पर हमला करें? कब तक बर्दाश्त किया जाएगा कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की सिर्फ बातें ना हो, कुछ ठोस कार्रवाई भी हो? पंपोर हमले के हर शहीद का परिवार आज यही सवाल पूछ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इस हमले के पीछे आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का हाथ है। यह हमला ठीक उसी पैटर्न पर किया गया जैसा गुरदासपुर में हुआ था। काफिले पर हमला, फिर इमारत में छिपकर मोर्चा लेना, सब कुछ वैसे ही हुआ। गुरदासपुर हमले के भी तार पाकिस्तान से ही जुड़े थे। सवाल ये कि आखिर कब तक देश ऐसे हमले झेलता रहेगा? काले धुएं से घिरी ये इमारत जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार के नए मौके देने के लिए बनाई गई थी, लेकिन आतंकियों ने इसे अपनी नापाक हरकतों का अड्डा बना दिया। शनिवार को सीआरपीएफ के काफिले पर हमला करने के बाद आतंकी इसी इमारत में आकर छिप गए थे। उस वक्त इसमें 250 से ज्यादा लोग थे, जिन्हें किसी तरह इस इमारत से बाहर निकाला गया। फायरिंग करते हुए आतंकी अपार्टमेंट के ऊपरी हिस्से तक पहुंच गए थे और यहीं से वो सेना पर फायरिंग कर रहे थे। ऊंचाई से फायरिंग होने की वजह से सेना को जवाबी कार्रवाई में काफी दिक्कतें हुई। आखिरकार 48 घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया, लेकिन इस कार्रवाई में सेना की पैरा कमांडो फोर्स के 3 जाबाज भी शहीद हुए। सीआरपीएफ महानिदेशक के मुताबिक इस हमले के पीछे लश्कर का हाथ हो सकता है। लश्कर आतंकियों के हमले में सीआरपीएफ ने भी अपने अफसरों को खोया
एक नागरिक की भी मौत हुई। सुरक्षा बलों के मुताबिक आतंकियों का मकसद अपार्टमेंट में लोगों को बंधक बनाना नहीं था, क्योंकि उन्हें आसानी से निकलने दिया गया था। ये 3 मिलिटेंट्स है जो कि जो 3 ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो ईडीआई कॉम्प्लेक्स है और इन्हीं में छुपे हुए हैं। रुक रुक के सुरक्षा बलों पर गोलीबारी कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले उन्होंने 1-2 बर्स्ट चलाए सुरक्षा बलों पर। और जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जो एरिया है पूरी तरह से इसको कॉर्डन किया गया है और एक एक करके आप देख लीजिए कि कैसे इवैक्यूएट किया जा रहा है लोगों को। सुरक्षा एजेंसियों को पंपोर में हुए इस हमले और गुरदासपुर में हुए हमले में काफी समानताएं दिख रही हैं। पिछले साल गुरदासपुर में भी 3 आतंकियों ने इसी तरह सड़क से गुजर रही बसों पर हमला किया था और फिर भागकर पुलिस थाने में छिप गए थे। गुरदासपुर की तरह ही पंपोर में भी आतंकी काफी बड़ी तादाद में हथियार और विस्फोटकों से लैस थे, वरना सेना के आधुनिक हथियारों के सामने ये आतंकी 48 घंटे तक नहीं टिक पाते। एजेंसियों का कहना है कि आतंकियों को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि जिस काफिले पर वो फायरिंग कर रहे हैं वो सीआरपीएफ का है। जवाबी फायरिंग शुरू होने के बाद आतंकी इमारत में घुसने के लिए मजबूर हुए थे। अभी तक की इनपुट्स हैं, क्योंकि इसको आगे भी हमको डेवलप करना पड़ेगा। ये फॉरेन मिलिटेंट्स थे। अभी इनकी आइडेंटिटी पूरी चेक की जा रही है, वो पुलिस की मदद से अभी चेक करी जाएगी। 48 घंटे तक फायरिंग और बमबारी झेलने के बाद पंपोर की ये इमारत पूरी तरह तबाह हो चुकी है। अभी सेना ने पूरी इमारत और आसपास के इलाके में तलाशी अभियान छेड़ा हुआ है। जल्दी ही ये आधिकारिक जानकारी भी सामने आ जाएगी कि आतंकियों के पास हथियार और ग्रेनेड किस देश के थे। हालांकि जवाब हम सभी को पता है। हमले के पीछे लश्कर की बात सामने आने के बाद अब सवाल ये कि आखिर कब तक लश्कर जैसे संगठन आतंकी हमला करते रहेंगे? आखिर कब तक हमारी सेना जवाबी कार्रवाई करेगी? कब उसे पहले कार्रवाई करने का फरमान सुनाया जाएगा? आखिर कब तक हम अपने नौजवान फौजियों की शहादत को बर्दाश्त करते रहेंगे? नसीर अहमद, पंपोर, IBN 7। भारत की लाख पहल के बावजूद पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा। कुछ दिनों पहले ही ये खबर आई थी कि पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI ने आतंकी संगठनों को मिलकर काम करने के लिए कहा है और इसका असर भी दिख रहा है। यकीनन वक्त अब पाकिस्तान को हर मोर्चे पर घेरने का आ गया है। जितनी जाबाजी शहीद हवलदार राजकुमार राणा ने दिखाई, उतनी ही बहादुरी इस मासूम बच्चे ने दिखाई। हिमाचल प्रदेश के मंडी में शहीद राजकुमार को आखिरी विदाई देने हजारों की तादाद में लोग पहुंचे। सीआरपीएफ में हवलदार राजकुमार राणा पंपोर में आतंकियों से मुकाबला करते हुए शहीद हुए थे। राजकुमार जैसे जाबाजों की शहादत देश के सामने कई अहम सवाल भी छोड़ गई है। आखिर कब तक पाकिस्तान में हाफिज सईद जैसे आतंकी खुलेआम घूमते रहेंगे? आखिर कब तक पाकिस्तान में मसूद अजहर को सरकार छिपाकर बचाती रहेगी? आखिर कब तक पाकिस्तान में ज़कीउर रहमान लखवी को अदालतों से जमानत मिलती रहेगी? आखिर कब तक पाकिस्तान में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती रहेगी? आखिर कब तक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI अपनी मनमानी करती रहेगी? आखिर कब तक पाकिस्तान सरकार भारत को झूठे वायदे करती रहेगी? ये सवाल देश के करोड़ों लोग कई वर्षों से पूछ रहे हैं। ये सवाल हर आतंकी वारदात के बाद पूछे जाते हैं, लेकिन इनका ठोस जवाब किसी के पास नहीं है। हाँ, दुख भी है, गर्व भी है। एक 25 वर्षीय तुषार महाजन नाम का नौजवान शहीद हो गया। जैसे ही समाचार प्राप्त हुआ, मैंने उधमपुर के जिला प्रशासन के साथ संपर्क किया, सेना अधिकारियों से भी चर्चा हुई कि इसका आखिरी संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया जाए। परंतु मुझे चिंता एक और बात की है। प्रश्न केवल ये नहीं है, प्रश्न ये है कि ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? किस प्रकार तुषार और इस प्रकार के कितने ही हमारे नवयुवक देशभक्त अपने प्राणों की आहुति देते रहेंगे? ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, जिसके कारण आज जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार के हालात हैं, बहुत अफसोस की बात है कि हमारे जो नौजवान हैं, जो 22-22 साल के नौजवान हमारे जैसे कैप्टन तुषार हैं, एक हमारे कैप्टन जो है जो हरियाणा से थे, बाकी जवान जो है शहीद हुए हैं। ये लगातार कुर्बानियां इस देश की एकता अखंडता के लिए दी जा रही है। हमारे नेता
हमारी सरकार सब जानती है। अब जरूरत है पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब देने की जो भाषा वो समझता है। भारत की बर्बादी का सपना देख रहे पाकिस्तान को अब यही सपना दिखाए जाने की जरूरत है। नसीर अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। इन शहीदों के साथ साथ इनके माता पिता को भी सलाम, जिन्होंने अपने पूरे दुख को दबाकर एक साहस का परिचय दिया और साथ ही साथ एक फक्र की बात कहकर इस शहादत को उन लोगों में भी जज्बा पैदा किया है जो सेना का हिस्सा बनना चाहते हैं, देश पर मर मिटना चाहते हैं। खबरों में खास का सफर फिलहाल यहीं तक। देखते रहिए IBN 7, जहां खबरें जारी हैं।